हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज फोर्स, उसके पार्ट सी की वीडियो जो थी एक दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिस पे थी, वो मैंने अपलोड कर दी थी। एंड आज के लेक्चर के अंदर मैं इसका जो बाकी का पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रह जाती है। आपके लिए मैं काफ़ी वेरियस एग्जांपल्स लेके आया हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। और अगर नहीं दे पाते तो काइंडली इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, और इसको स्किप मत करना, प्रॉपरली इसको नॉर्मल स्पीड में चलने दीजिए ताकि आप एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में स्टडी करना है और उसको स्टडी करने से पहले हम ना ये एक पहले तो क्लिप को देख लेते हैं। सो इस क्लिप में ऑब्वियस ये जो क्लिप है किसी फेयर का क्लिप है, मतलब किसी मेले का क्लिप है आपका, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक झूला है एंड वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और जितने पर्सन उस झूले पे बैठे हैं वो ऑब्वियस इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये बाहर की तरफ आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दे वर एक्चुअली मूविंग आउटवर्ड, दे वर मूविंग आउटवर्ड, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मैं इन दो पर्सन्स के बारे में बात करता हूं, तो अगर मैं इस वाले पर्सन से पूछूं कि ये वाला जो पर्सन है ये कैसे और किस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहेगा कि सर ये तो जो पर्सन है वो एक्चुअली में बाहर की तरफ आपका जा रहा है। अब न्यूटन के लॉ के हिसाब से बिना किसी पे फोर्स लगाए हम उस बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते और बॉडी जिस तरफ जाती है फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ होती है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर मैं इससे पूछूंगा और कहूंगा कि अच्छा आपके अकॉर्डिंगली बताओ क्या इस पर्सन पे कोई बाहर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है, वो कहेगा बिल्कुल ना कर रही है, क्योंकि इस पर्सन के हिसाब से ये वाला जो पर्सन है क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है तो ये तो कहेगा कि कोई ना कोई फोर्स है जो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है। और वहीं से हमारा ये जो नाम है ये इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए क्या है, सेंट्रीपिटल होता है सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ एक्ट होने वाली फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल होता है उससे उल्टा, मतलब एक ऐसी फोर्स जो सेंटर के बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर जो एक्ट करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जस्ट एक मेयर ऑब्जर्वेशन की वजह से होता है। अब मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअलिटी में ये है क्या। एक ना सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं और प्लीज काइंडली मेरे साथ इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना ताकि आपको आज अच्छी तरह समझ में आ जाए कि एक्चुअलिटी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। देखिए, सबसे पहली बात हम एक सिंपल सा एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक कार है, ठीक है, ये है आपकी कार और उस कार के सामने है डैशबोर्ड और उस डैशबोर्ड पर हमने एक टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक टिश्यू बॉक्स है और ये पीछे वाली सीट है और आप एग्जैक्टली इस जो सीट पर यहां पे बैठे हुए हो, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इनिशियली जो रोड थी वो सीधी थी तो आप जो है वो इसी डायरेक्शन में लगातार जो है वो मूव करते जा रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि आगे जाकर ना रोड में एक टर्न आ गया। मान लो आप लेफ्ट साइड पे टर्न कर रहे हो, प्लीज इस चीज को ऑब्जर्व करते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। तो लेफ्ट साइड में टर्न करने की वजह से आप क्योंकि कार के अंदर बैठे हो इसलिए आप भी गाड़ी के साथ लेफ्ट साइड चले जाओगे। मतलब ये कि अगर इस गाड़ी को मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं, एग्जैक्टली इस चीज को यहां बनाने की कोशिश करूं, तो आप एग्जैक्टली सेंटर में थे, आप अभी भी सेंटर में ही हो, बैठे हो, गाड़ी के बिल्कुल सेंटर में बैठे हो। लेकिन हमें यह ऑब्जर्व होता है कि जो टिश्यू बॉक्स है वो सेंटर से राइट साइड की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट के साइड जाओगे तो टिश्यू बॉक्स जो है वो राइट साइड चला जाएगा और अगर आप राइट साइड टर्न करोगे तो टिश्यू बॉक्स आपका लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे हुआ क्या। देखिए, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब आपसे पूछा गया कि टिश्यू बॉक्स का क्या हुआ तो आपने कहा कि टिश्यू बॉक्स जो है वो एक्चुअली राइट साइड पे चली गई, वो राइट साइड पे चलेगी।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टिश्यू बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर रही है। और मैं बोलूंगा किस डायरेक्शन में कर रही है, आप कहेंगे कि मेरे सर्कल के बाहर की तरफ जो है इस पर फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जो टिश्यू बॉक्स है वो बाहर चला गया। क्लियर? यहां तक तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पर्सन जो ग्राउंड में खड़ा है वो इसको ऑब्जर्व करता है। तो ग्राउंड में जब एक पर्सन खड़ के इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा देखिए, गाड़ी के टर्न करने की वजह से जो पर्सन इसमें बैठा था वो तो टर्न कर गया, लेकिन एक्चुअलिटी में जो टिश्यू बॉक्स है वो एक्चुअली टर्न नहीं कर पाया और वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे अपना ट्रेवल कर रहा था। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि टिश्यू बॉक्स और डैशबोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी वो फ्रिक्शन इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि टिश्यू बॉक्स को इंटैक्ट रख सके और अपने साथ लेफ्ट साइड पे ले जा सके। फ्रिक्शन कम होने की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, सबसे बड़ी बात यहां पे इंपॉर्टेंट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि टिश्यू बॉक्स की टेंडेंसी टू मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इन स्ट्रेट पाथ, ऑन द स्ट्रेट पाथ, एंड अपनी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए आगे चला गया, बिकॉज फ्रिक्शन में इतनी ताकत नहीं थी। मैं किसकी फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं? डैशबोर्ड और टिश्यू बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरे बॉक्स को भी लेफ्ट साइड ले जा सके। इस वजह से टिश्यू बॉक्स अपने डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहा। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक ऐसे सिस्टम में बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो जिसमें बॉडी आपकी बाहर की तरफ जा रही है, तो आपको तो लगेगा कि कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, लेकिन जो पर्सन ग्राउंड में खड़ा होता है ना, रियलिटी वही देखता है। और उसके हिसाब से ये जो बॉडी है, ये जो टिश्यू बॉक्स है, ये अपने इनर्शिया की वजह से, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो स्पेसिफिक वर्ड है उसकी वजह से अपने ही डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा था, और आपको लग रहा था कि टिश्यू बॉक्स आपका राइट साइड चला गया। तो यहीं पे बात ऑब्वियस यही आएगी कि क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रियल में कोई फोर्स है? तो आंसर है नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअलिटी में कोई भी रियल फोर्स नहीं होती है। यह सिर्फ उस ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंट होता है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम में बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसी कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही होती किसी भी बॉडी के अंदर जो उसको मजबूर करे टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो प्लीज बात को समझना, ठीक है? तो आपको समझ में आया क्या हुआ कि टिश्यू बॉक्स अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से अपने पाथ को मेंटेन करता हुआ आगे निकल गया। आप क्योंकि हैवी है, सीट के साथ आपकी फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि फ्रिक्शन आपको मजबूर करके टर्न करवा के ले गया, बट टिश्यू बॉक्स को नहीं करवा पाया। तो टिश्यू बॉक्स अपने आप नॉर्मली जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता रहा। तो आपको लगा कि भाई ये तो राइट साइड को चला गया, मतलब कोई फोर्स एक्ट कर रही है, बट एक्चुअलिटी में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। ये सिर्फ इनर्शिया का खेल होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो पहली बात क्या है कि ये एक फिक्टिशियस फोर्स है, ये कोई भी रियल फोर्स नहीं होती है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, परसेप्शन बेस्ड है, ठीक है? कि ये जो पर्सन अंदर बैठा हुआ है उसकी क्या परसेप्शन है, जो बाहर खड़ा है उसकी क्या परसेप्शन है, उसके बेसिस पर ये सब चीजें जो है वो होती हैं। क्लियर? पहली बात तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इसको फिक्टिशियस क्यों कहते हैं, हम इसको रियल क्यों नहीं कहते। देखो, रियल अगर कोई चीज है तो वो हर सिचुएशन में हमें दिखाई देगी। अगर मैं बाहर खड़ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो भी मुझे वो जो मेरी पर्टिकुलर बॉडी है वो मुझे बाहर जाते हुए नजर आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। अब सवाल ये होता है कि सर फिर हमें ऐसा दिखाई देता ही क्यों है, अंदर बैठ के ऐसा क्या होता है? तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, प्लीज इसको समझना, ठीक है? सो मान के चलिए कि ये ही आपका फिर से एक सर्कुलर टेबल है। सपोज क्या है, ये एक सर्कुलर टेबल है। उस सर्कुलर टेबल के बिल्कुल सेंटर में एक पोल लगा हुआ है, ठीक है? और उस पोल के साथ मैंने एक स्ट्रिंग अटैच किया, स्ट्रिंग के साथ एक मार्बल अटैच कर दिया, और इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मूव करवा दिया। अब क्या हुआ, मैं ना इस पोल पर बैठकर और मेरी आई सेट के सामने
ये जो बॉल है यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम इसको यहाँ पे खड़ा करके इसको ऑब्जर्व करवाते हैं। चलिए, ये इसके सामने ऐसे इसको देख रहा था और ये घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने एकदम से रस्सी को यहां से कट कर दिया। अब जब मैंने रस्सी को कट किया, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जब भी आप रस्सी को कट करेंगे तो वो कैसे जाएगा? वो एक्चुअलिटी में टेंजेंशियली आपका मूव करेगा। क्या करेगा? टेंजेंशियली आपका मूव करेगा। लेकिन जिस टाइम वो यहां पर आपका मूव कर रहा होगा, उस टाइम ये जो आपका टेबल है ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम ही रहा होगा। तो मतलब ये कि जब ये बॉल यहां आएगी तो ये पर्सन यहां से उसको ऑब्जर्व करेगा। देखिए, यहां से उसको ऑब्जर्व करेगा। जब ये यहां होगा तो पर्सन क्या करेगा? यहां से उसको ऐसे ऑब्जर्व करेगा। तो जो ये बॉल है हमेशा उसकी आंखों के सामने तो रहेगा, क्योंकि जब वो टेंजेंशियली जा रहा है, देखो जैसे मान लो ये टेंजेंशियली गया तो मैं भी उसको साथ साथ ऐसे घूम के उसको देख रहा हूं, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? उसके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो बॉल है वो आपसे दूर जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि आपको लगना ही है कि कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअलिटी में जो कोई भी बॉडी है वो हमसे दूर जाती है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। तो मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास क्या है कि एक मार्बल है, एक स्ट्रिंग है और उसको मैंने पोल से बांधा हुआ है और मैं लगातार इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं पोल के साथ खड़ के। ठीक है, तो मैंने एकदम से क्या किया, यहाँ पे कट किया। जैसे ये कट हुआ तो ये टेंजेंशियली मूव करेगा, लेकिन हर बार मैं जब सेंटर से देख रहा हूं तो वो मेरी आंखों के सामने ही है, बट आंखों के सामने होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि देखो मैं भी तो रोटेट कर रहा हूं ना उसके साथ। मैं भी तो, देखो अगर मान लो यहां पे था, ठीक है, अब यहां पर इसे कट कर दिया। कट करने से क्या होगा? वो दूर तो जा रहा है बट एट द सेम टाइम मैं भी तो उसके साथ मूव कर रहा हूं ना। तो मुझे क्या नजर आएगा कि यार ये चीज मुझसे दूर जा रही है। क्लियर? तो ये पूरा जो मैंने पार्ट आपको यहां पे बताया है ये है सेंट्रीफ्यूगल का पूरा खेल। बट एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है? ये अपनी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए टेंजेंशियली आपका निकल रहा है। सो अब इसके बारे में एक एग्जांपल और दिखाता हूं। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, काइंडली इसको ध्यान से देखें। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कैसे स्लिंग की हेल्प से कैसे वो शॉट मारा हुआ है हमने। यहाँ पे तरबूज पे एक शॉट मारा है। क्या? सिर्फ एक रस्सी है। अब रस्सी पे हमने कॉस्को की एक बॉल लगाई, ठीक है, और हमने दो स्लिंग्स को रखते हुए देखो कितने आराम से, देखो यहां पे उसने उसको रस्सी को छोड़ दिया और आप देख सकते हो रस्सी को छोड़ने के बाद क्या हुआ? जो बॉल है वो लगातार घूमती हो ना रही है, वो एक्चुअलिटी में टेंजेंशियली निकल गई और जाके सीधा यहां पे स्ट्राइक करता है इस पर्टिकुलर तरबूज के पास। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि किसी भी अगर फोर्स को हटा लिया जाए जो कि मजबूर करती है बॉडी को टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो वो बॉडी उस पॉइंट पर टेंजेंशियली निकल जाती है। चलिए, अब आपके बुक के अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसको भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और उसको अच्छे से डिस्कस करने के लिए इस क्लिप को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअलिटी में उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, यही वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके बारे में बात कर रहा था कि जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा है और जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा है उनको दो चीजें डिफरेंटली नजर आती हैं। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, जो आपके बुक में दिया है एग्जैक्टली वैसे इसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर टेबल है जैसे आप यहाँ पे देख ही रही हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक पोल लगा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे पोल लगा दिया और इस पोल के साथ मान लीजिए एक रस्सी बांध दी और रस्सी बांधकर मैंने ये जो बॉडी है इसके साथ यहाँ पे अटैच की हुई है। अब आप काइंडली पहले तो आप इसके मोशन को देखें कि ये मोशन कैसा है इसका। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको, देखिए ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करें। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। एक बार फिर से हम इस चीज को देखते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ सको कि एग्जैक्टली करना क्या है और क्या बात हमारी हो रही है इस केस में। ठीक है, यहां पर हम ना दो डिफरेंट पर्सन के पर्सपेक्टिव के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो पहला पर्सन वो है जो एग्जैक्टली ये गर्ल है, इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसको क्या लगता है कि इस बॉक्स के साथ क्या होगा, और ये जो पर्सन यहाँ पे है इसके अकॉर्डिंगली इसकी ऑब्जर्वेशन पूछते हैं कि इसको क्या लगता है कि बॉक्स के साथ क्या हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये जो गर्ल है ये इसको लगातार ऑब्जर्व करती जा रही है और जैसे आपकी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो गर्ल भी आपकी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऑल द टाइम उसकी जो आंख है वो उस बॉक्स के ऊपर है और उसको बॉक्स कहीं भी जाता हुआ नजर नहीं आएगा।
तो अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल उसको ये लगेगा कि ये जो आपका बॉक्स है ये क्या है, आपका स्टेशनरी है, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाएगा भाई ये स्टेशनरी है, तो आपको कैसे लगता है, मतलब क्यों लगता है ये स्टेशनरी है? क्योंकि देखिए कोई बॉडी स्टेशनरी तब होती है जब या तो उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करती हो, और दूसरी बात अगर फोर्स एक्ट करती हो तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो गर्ल ये कहेगी देखिए मैं मानती हूं कि इस पे एक रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी जो है वो लगातार इस पर एक टेंशन प्रोवाइड कर रही है जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इस टेंशन को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई फोर्स जो है वो बाहर की तरफ आपकी एक्ट कर ही रही है, और वो जो आउटवर्ड फोर्स है वो टेंशन को जो है वो कैंसिल कर रही है, जिसकी वजह से ये स्टेशनरी मुझे दिखाई दे रही है। तो अकॉर्डिंग टू गर्ल वो ये ऑब्जर्व करेगी, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द गर्ल जो उस सिचुएशन के अंदर है वो कहेगी कि कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, और वो कोई और फोर्स नहीं है, वो कौन सी है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। क्या है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपकी। क्लियर यहां पे? लेकिन अब देखिए इस ये जो पर्सन बाहर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, काइंडली हम एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से फिर से, तो देखिए इस पर्सन के हिसाब से क्या हो रहा है यार, ये तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती जा रही है। इवन आप जो है यहां खड़ के वीडियो जो देख रहे हो, आपके अकॉर्डिंगली आप भी तो कहोगे कि सर ये तो आपका सर्कुलर पाथ पे लगातार घूमता जा रहा है। तो एग्जैक्टली यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है, वो उस सिस्टम के अंदर है कि सिस्टम के बाहर है, एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या बोलेगा। देखिए ये पर्सन बोलेगा कि सर एक्चुअलिटी में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा इसको एक बार ठीक कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से एक बार समझा सकूं। हाँ, तो देखिए ये पर्सन क्या बोलेगा, ये कहेगा देखो यार ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये लगातार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि स्ट्रिंग अटैच है। तो वो कहेगा यार देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो टेंशन है ना वो एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर, और टेंशन ही है जो प्रोवाइड कर रही है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ पे लगातार घूमती नजर आ रही है। देखिए इस पर्सन के हिसाब से ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे, मतलब इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और जो पर्सन उस सिचुएशन में बैठा है उसके हिसाब से ये क्या है, आपका रेस्ट पे है। तो देखिए एक ऐसी फोर्स जो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो जाती है वो रियल नहीं हो सकती, ठीक है। सो आई होप फाइनली आपको समझ में आ चुका है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअलिटी में कोई भी फोर्स नहीं होती है, और अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमें स्टडी करनी है वो पहली बात तो ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। तो हम कहेंगे बेटा द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे देखिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है आपका, और जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, दे ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा एक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम होते हैं, मतलब जितनी सेंट्रीपिटल एक्ट करती है मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू भी एग्जैक्टली वही होती है। दूसरी बात यह कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन। काइंडली याद रखें, प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं ये क्या ये उसका रिएक्शन होता है, आंसर है नो, इट इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती है, और यहां पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आप एक ही बॉडी पे बता रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो मैं बार बार पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक फिक्टिशियस फोर्स है। यहां पे लिखा भी हुआ है कि but it is a fictitious force assumed by the observer moving in a circular path along with the body. क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब ये वो क्वेश्चंस है, आई वांट कि आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद इसके आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो पढ़कर लगातार इसके आंसर देता जाऊंगा। देखिए सबसे पहले बात कहता है कि हाउ डज अ सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन इन विच दे एक्ट। ऑफ कोर्स पहले का आंसर आएगा they act in the opposite direction, they act in the opposite direction, direction, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। बी पार्ट, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आंसर है नो, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी।
और सी पार्ट में वो कहता है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कंपैरिजन बोला जाता है तो इसका मतलब है आपको रेशियो फाइंड करनी होती है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए आंसर इसका 1:1 ही लिखोगे आप, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखोगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अ स्मॉल पेबल टाइड एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग is placed near the periphery of a circular disc at the center of which the another end of the string is tied to the peg and the disc is rotating about an axis passing through its center। क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है कि ये मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क के सेंटर में मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर बांधने की जगह बनाई हुई है और बिल्कुल इसके साथ मैंने एक स्टोन को बांधा हुआ है, वही सिचुएशन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। एंड मान लीजिए जो है ये आपका इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार ये घूम रहा है। कहता है कि व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड डिस्क। तो अगर आप डिस्क के बाहर खड़ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि ये एक सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ पे आपका मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रहा है। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। अगर सेंटर ऑफ द डिस्क में खड़ के अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप उसी के साथ ही घूम रहे हो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन ये कहेगा कि जो टेंशन एक्ट कर रही है बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इस फोर्स को कैंसिल कर रही है। दैट इज द रीजन व्हाई उसको वो स्टेशनरी नजर आता है। क्लियर। कहता पीस ऑफ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ थ्रेड इज व्हर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, एक स्ट्रिंग अटैच की जाती है और उसके साथ एक पेबल बांध दिया जाता है और उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगातार ऐसे घुमाया जा रहा है। तो कहता है कि इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्पीड को छोड़ के बाकी सब वेरिएबल होता है, तो पहले का आंसर जो है वो आपका वेरिएबल होगा। इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, वेरिएबल ही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट एनी इंस्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जिस तरफ फोर्स एक्ट करती है उसी तरफ एक्सेलरेशन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर इसका सही आंसर है। फिर कहता है कि बेटा कि विच फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। कौन सी फोर्स ऐसी है जो ओके। तो पहली बात आप ये देखिए कि कौन सी सिचुएशन है। यहाँ पे धागा लिया गया है और धागे में जो फोर्स होती है वो होती है टेंशन, तो यहाँ पे आंसर आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो टेंशन है स्ट्रिंग वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो लगातार घूम रहा है। कहता है नेम द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन व्हिच एक्ट्स ऑन द हेड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि यहां पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर जो एक्ट करती है टेंशन, वही हमारे हाथों में महसूस होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियस अवे फ्रॉम द हैंड, अवे फ्रॉम द हैंड। कई लोग ना यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लिख देते हैं, बट आपको टेंशन लिखनी चाहिए बिकॉज रियल फोर्स आपकी यहाँ पे टेंशन है जो एक्ट कर रही है, एंड जो धागे का खिंचाव होता है बेसिकली वही है जो एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द हेड। ठीक है, और दैट्स इट। आई होप इसके साथ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे और कितने गलत हुए थे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।